नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी इकोनॉमिक्स क्लास। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है वर्तमान में, मास्क जिसे कहते हैं, और दूसरा है सैनिटाइजर। ये दो इस वक्त के सबसे बड़े हथियार हैं जिनसे आप कोरोना से बच सकते हैं। यह कोई कोरोना की दवाई नहीं है, कोरोना ना हो इसके उपाय हैं। लोग कोरोना का मजाक बना रहे हैं, लेकिन उन परिवारों का एक बार समाचार पढ़ लीजिए, खबर देख लीजिए जिनके घर में किसी की जान चली गई कोरोना की वजह से। उनकी स्थिति देख लीजिए जिनके ऊपर से बुजुर्गों पिता का साया चला गया, या जिनके घर के छोटे बच्चों की जान चली गई। अगर उसके बाद भी आप संवेदनशील नहीं हो रहे हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए ज़रूरी यह है कि सबसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। जब बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर जाएं, नहीं तो घर पे बैठ के अपना काम करें। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो कोविड प्रोटोकॉल में ही काम करें, मास्क पहने और अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें। एक अध्यापक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊं, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ये काम ज़रूर करें। हो सकता है आप युवा हों, आपको जो है प्रभावित ना करे कोरोना, लेकिन आपके घर में बुजुर्ग होंगे, बच्चे होंगे जिनकी जान ले सकता है कोरोना। तो अगर उनको बचाना है, उनको सेफ रखना है, तो आप अपने आप को भी बचाइए। ठीक है, चलिए अब क्लास की शुरुआत करते हैं। जो पिछला क्लास था उसमें हमने एफडीआई पढ़ना प्रारंभ किया था, और एफडीआई क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि हम समझ रहे हैं एक क्रम में फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ट्रेड, यानी कि विदेशी व्यापार और निवेश। उसी क्रम में हमने एफडीआई पढ़ना प्रारंभ किया था। इस क्लास में हम पहले समझेंगे कि एफडीआई के लाभ क्या हैं, और फिर देखेंगे कि उनके नुकसान क्या है। एफडीआई के लाभ, यानी कि एफडीआई अगर आए तो उसका फायदा क्या क्या होगा, ये पहले देखेंगे, और फिर उसका नुकसान क्या है इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला जो फायदा है एफडीआई का वो है विदेशी मुद्रा की वृद्धि। अब विदेशी मुद्रा की वृद्धि किस प्रकार जो है आपको ये है कि फायदेमंद है, लाभकारी कैसे है, इसको आपको समझना है। तो विदेशी मुद्रा की जो वृद्धि है वो ऐसे लाभकारी होती है। अधिकतर जो फॉरेन ट्रेड होता है वो किस में होता है? डॉलर में होता है। अब डॉलर जो है वो इसीलिए उसका रेट जो है, एक भारत से वर्तमान में $1 की कीमत करीब 70 रुपये के आसपास है। हर देश चाहता है कि उसके पास जो डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, इनका ठीक ठाक स्टॉक रहे, क्योंकि इससे क्या होता है, चीज़ें आयात करने में आसानी होती है। हर देश अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना चाहता है, क्योंकि जब भारत के पास अधिक डॉलर होंगे तो आवश्यकता पड़ने पर वो आसानी से आयात कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो होगी कि विदेशी मुद्रा की बढ़ोतरी होगी। दूसरी बात जो है, मूलभूत अवसंरचना निर्मित होगी। कैसे? एफडीआई आने से मूलभूत संरचना कैसे निर्मित होगी, इसके बाद वाली जो क्लास है उसमें हम समझेंगे कि सिंगल ब्रांड और जो मल्टी ब्रांड है उनके लिए जो एफडीआई के अलग अलग रूल हैं। उसमें एक रूल ये भी है कि जो निवेश होगा इन ब्रांडेड कंपनियों का, उसमें से 50% वो खर्चा करेंगे किसमें? बुनियादी चीज़ों में। ठीक है, यानी कि जो बुनियादी और संरचनाएं हैं, भंडारण कहाँ करेंगे, यदि कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें शीतलक की ज़रूरत है, यानी कि शीतक की ज़रूरत है, तो उसको बनाएंगे, या छोटे छोटे ऐसे जो है स्टोरेज बनाएंगे, तो वो सब क्या करेंगे? मूलभूत संरचना का विकास करेंगे। तीसरी जो ज़रूरी चीज़ है जिससे फ़ायदा होगा वो है कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
कैसे बढ़ेंगे? जब विदेशी व्यापार जो है विदेशी व्यापारी आएंगे, वो चाहे अपना फर्म स्थापित करें या किसी और फर्म में निवेश करें, इन दोनों परिस्थितियों में प्रोडक्शन बढ़ेगा। डेफिनेट बात है भाई, अगर वो आएंगे तो ऐसे पैसा बर्बाद करने तो आएंगे नहीं। वो क्या करेंगे? वो प्रोडक्शन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और प्रोडक्शन के बढ़ने का मतलब ही है कि रोजगार में वृद्धि होगी। कैसे? जैसे अगर आज किसी एक कंपनी में 2 कुंटल माल तैयार हो रहा है और अगर अगले दिन 10 कुंटल माल तैयार करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको अधिक लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। ठीक है, तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा प्रतियोगिता बढ़ने के कारण मूल्य में कमी आएगी, अतः मुद्रास्फीति घटेगी। ठीक है, तो जब प्रतियोगिता होगा यानी कि एक ही चीज़ के निर्माण करने वाले कई लोग होंगे तो पर्याप्त प्रोडक्शन होगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि मुद्रास्फीति घटेगी, पर्याप्त सामान सबको उपलब्ध होगा, तो जो है उसकी कीमत अपने आप यानी कि बेवजह नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो इस एक फ़ायदा ये होगा। उत्पादन बढ़ने से जीडीपी में बढ़ोतरी होगी। अब इसको समझना तो कोई कठिन बात है नहीं, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं भाई। जीडीपी क्या होता है? जो सकल घरेलू उत्पाद है, यानी कि जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है ऑल ओवर इंडिया में, यानी कि पूरे जो टेरिटरी है उसके अंतर्गत जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो देसी कंपनी करें या विदेशी कंपनी करें, उसको ही जीडीपी कहा जाता है। तो जीडीपी अपने आप बूस्ट करेगी, बढ़ेगी। बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि जीडीपी बढ़ेगी। इसके अलावा उत्पादन जब बढ़ेगा तो हम निर्यात भी ज़्यादा कर पाएंगे। स्वाभाविक सी बात है कि भाई आप किसी को कब देते हैं कोई चीज़? जब आपके पास सरप्लस होता है, अधिक होता है, अधिशेष होता है। अगर आपके पास ही कमी है तो आप देंगे क्या? ठीक है, तो जब उत्पादन आप बढ़ा लेंगे तो आपके पास रहेगा। आपके पास बड़े कंज्यूमर हैं, फिर भी आपके पास जब ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा तो आप जो है दूसरे को बेच भी सकते हैं। तो जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अपने आप क्या होगा? निर्यात भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना, रोजगार के अतिरिक्त अवसर होंगे और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण गुणवत्ता भी बढ़ेगी। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। 7वां पॉइंट हो जाएगा, प्रतियोगिता के कारण गुणवत्ता में भी सुधार होगा। कैसे? इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, आपके गांव के आसपास कोई छोटा सा बाजार लगता है जिसमें एक मात्र दुकान है जहां पर आपको फास्ट फूड मिलता है। ठीक है, अब फास्ट फूड खाने वाले बहुत लोग हैं, तो सब शाम को जितने चटोर लोग हैं इकट्ठा हो जाते हैं उसके दुकान पे। अब उसका मन करे तो कुछ भी उसमें डाल के बना दे, लेकिन चाट खाने वाले की मजबूरी है कि उसे खाना है, वो खाता है। ऐसे में अगर वहाँ पर 10 चाट वाले आ जाएं, तब आपके पास क्या होगा? ऑप्शन होगा कि जो अच्छा चाट बनाता है उसी का चाट चाटेंगे या खाएंगे। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से जब बाहर से कंपनियां आएंगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, प्रतियोगिता बढ़ेगी, तो क्वालिटी अपने आप इम्प्रूव होगी। नहीं तो कंज्यूमर के पास ऑप्शन होगा, अच्छा इसका नहीं अच्छा तो उसका ले लेते हैं, उसका नहीं अच्छा तो तीसरे का ले लेते हैं।
ठीक है ना। तो उत्पादन बढ़ने से स्वतः गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो ये फायदे हैं, ये एफडीआई के लाभ हैं। अब ये देखते हैं कि एफडीआई के नुकसान क्या क्या हैं। सिर्फ फायदे ही नहीं है महोदय, नुकसान भी हैं। एफडीआई के नुकसान भी हैं, और एक नुकसान जो हमने झेला है 200 साल तक, अंग्रेज़ों की गुलामी, वह भी एक कंपनी ही आई थी और इस देश पर लगभग 200 साल राज करके चली गई। ठीक है, एफडीआई के नुकसान क्या हैं? एफडीआई के नुकसान, तो वर्तमान परिस्थिति में भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार जो उपलब्ध करवाता है वह है कृषि। सबसे ज़्यादा रोजगार किस क्षेत्र में उपलब्ध है? कृषि में। उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा रोजगार उपलब्ध करवाता है वह है रिटेल मार्केट, यानी कि खुदरा बाजार। सबसे ज़्यादा रोजगार खुदरा बाजार उपलब्ध करवाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप अपने निकटतम बाज़ार में जाइए, जैसे ही आप बाज़ार में प्रवेश करते हैं हर घर के बाहर एक दुकान लगी हुई है। यानी कि पूरा का पूरा, अगर 200 घर है बाज़ार में, तो छोटा मोटा दुकान, मतलब उंगली पर आप गिन सकते हैं कि 10-20 घर को छोड़ के बाकी हर घर के लोग कुछ ना कुछ व्यापार कर रहे होते हैं। व्यापार कर रहे होते हैं तो उसी व्यापार से उनका खर्चा चल रहा होता है, और हर घर के 2 से 3 लोग उसी में लगे होते हैं। कई बार जब उनका व्यापार बड़ा होता है, उनकी दुकान बड़ी होती है, तो वो अन्य लोगों को रोज़गार भी देते हैं। इसका मतलब एक छोटे से बाज़ार में करीब 300 से 400 लोग, 500 लोग रोज़गार पाते हैं। ठीक है, तो होता ये है कि जो खुदरा बाज़ार है वो कृषि के बाद में दूसरा सबसे बड़ा रोज़गार का जो है अड्डा होता है, या कह सकते हैं कि एक आर्थिक कम्युनिटी होता है जो सबसे ज़्यादा रोज़गार उपलब्ध करवाता है। अब एफडीआई आने से समस्या क्या होगी? जब एफडीआई आएगा तो बाहर के लोग आएंगे निवेश करने के लिए। अब जब बाहर के लोग निवेश करने आएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि रमई और बुधई निवेश करने आएंगे जिनके पास थोड़ा सा पैसा है चल दिए व्यापार करने के लिए, ऐसा तो है नहीं भाई। बाहर से जो कंपनी इंडिया में निवेश करने आएगी वो अपने आप में एक जायंट होगी, वो बहुत बड़ी कंपनी होगी, वो थोड़ा सा हिस्सा भारत में व्यापार करने के लिए लगाएगी। भाई होंडा है, या अभी जो है टेस्ला आ रही है हमारे यहाँ, इसके अलावा जो पेप्सी है, कोका कोला है, ये सब कंपनियां हमारे यहाँ आई, तो ये अपने आप में एक जायंट हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई छोट भैया कंपनी इंडिया में आएगी, या इंडिया की कोई छोट भैया कंपनी अमेरिका में जाकर के व्यापार करेगी, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर छोट भैया होगी तो अपने यहाँ रोजगार जो है अपने यहाँ काम करेगी एक रोजगार के तरीके से। तो जब वो बड़ी कंपनियां आएंगी तो छोटे रिटेलर को मार्केट से बाहर कर देंगी। इससे क्या होगा कि रोजगार के अवसर घटेंगे, तो रोजगार में कमी आएगी। रोजगार में क्या होगी? कमी आएगी। मार्कर सही नहीं चल रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए, अगली क्लास में उसे हम जरूर सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, रोजगार में कमी आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि जब इतने बड़े बड़े जो है कारपोरेट आएंगे तो वो एक तरीके से अपना हेजोमोनी स्थापित करेंगे, वर्चस्व स्थापित करेंगे। किस तरीके से वर्चस्व स्थापित करेंगे अभी मैं समझा रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि आपके निकटतम जो बाज़ार होते हैं वहाँ पर छोटे छोटे रिटेलर होते हैं। जैसे कोई पान का गुमटी रखा हुआ है वो गुटखा बेच रहा है, पान बेच रहा है, उसी में उसने 2-4 बिस्किट रख लिए, 2-4 नमकीन रख लिए, यानी कि छोटे छोटे रिटेलर हैं। वह जो सामान लेकर के आता है वो भी एक बड़े रिटेलर से ही लेकर के आता है। जो उसको सामान प्रोवाइड कर रहा है वह भी क्या है? एक रिटेलर है। और वो जो बड़ा वाला रिटेलर है वो किसी थोक विक्रेता से सामान लेकर के आता है। अब ऐसे में अगर बड़ी कंपनियां आ रही हैं तो क्या करेंगी कि एक उनके पास एक पूरा सिस्टम होगा, तो वो खुद ही जो है सप्लायर होंगी और खुद ही रिटेलर बन जाएंगी, क्योंकि उनके पास संसाधन की कमी नहीं होगी। ऐसे में 2 से 3 रिटेलर, 4 रिटेलर जो बीच वाले हैं ये गायब हो जाएंगे।
गायब होने से रोजगार जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 1 या 2 मार्केट की पूरी सप्लाई किसी एक विदेशी कंपनी के हाथ में है तो वो मार्केट का रेट अपने अनुसार तय करेगा। तो ये क्या होगा, हेजोमोनी होगा, यानी कि जो छोटे रिटेलर हैं या जो खरीदार है, जो कंज्यूमर है, उसके हाथ में बहुत चीज़ें नहीं रह जाएंगी। क्योंकि अगर मैं वर्तमान ऐसे समझिए कि वर्तमान में 2 टेलीकॉम कंपनियां हैं जो अच्छे से इंडिया में काम कर रही हैं। एक तो जियो है, दूसरा एयरटेल है। बाकी सबके नेटवर्क ठीक ठाक नहीं रहने लगे हैं, समस्याएं आ रही हैं, लोग कन्वर्ट हो रहे हैं या तो एयरटेल में या तो जियो में या थोड़ा बहुत BSNL में, जो भारत सरकार की कंपनी है। ऐसे में आप कल्पना कीजिए कि कल को एयरटेल और जियो दोनों मिल करके एक प्लान बनाएं। बहुत नॉर्मल सी बात है, दोनों को पैसा कमाना है, बैठ करके एक प्लान बनाएं कि ऐसा करते हैं कि 100 रुपये का 1 GB इंटरनेट बेचते हैं। अब अगर वो 100 रुपये का 1 GB इंटरनेट बेचते हैं तो आपको खरीदना पड़ेगा। यदि आपको इंटरनेट चलाना है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज उन्होंने कंपटीशन से हर उस कंपनी को बाहर कर दिया जो छोटी थी, जिनके पास कम पैसे थे। और जो कंज्यूमर है उसके पास अब ऑप्शन नहीं बचा है, उसके पास 2 ही ऑप्शन है, बैठ जाए दोनों लोग, भाई एयरटेल और जियो बैठ करके तय कर लें। तो आपको फ़ोन पे बात करना है, आपको इंटरनेट यूज करना है, तो आपको जो बोलेंगे करना पड़ेगा। हालांकि इतना आसान नहीं होता डेमोक्रेसी में करना, उनके ऊपर दबाव भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिर भी इतना महंगा नहीं। लेकिन वो सोच ले कि हमको धीरे धीरे पैसा बढ़ाना है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे उनका। वो बढ़ाएंगे और बढ़ा भी रहे हैं। जैसे शुरुआत जियो ने किया, उसके बाद में स्थिति आप देख रहे हैं कि लगातार धीरे धीरे उसको बढ़ा रहे हैं। तो इसी प्रकार का वर्चस्व जो बाहर की कंपनियां वो स्थापित कर सकती हैं। तीसरी चीज़ जो है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के यहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित कर करके एक उसने साम्राज्य अपना बना लिया था। तो ऐसे ही जब अधिक कंपनियां भारत में आ जाएंगी FDI के रूप में, तो नव साम्राज्यवाद का उदय हो सकता है। ठीक है, न्यू कॉलोनिज्म। ठीक है, तो नई कॉलोनी के जो है साम्राज्यवाद है, वो उसका उदय हो सकता है। ये एक समस्या हो सकती है। तो ये 3-4 जो है FDI की समस्याएं हैं, बाकी लाभ इसके ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार जो है कह सकते हैं कि FDI अच्छा भी है, कुछ मायने में जो है इसमें दिक्कत भी है, लेकिन यदि कैलकुलेटिव तरीके से देखा जाए, कैलकुलेटिव रिस्क लिया जाए, तो FDI अच्छा होता है किसी देश की इकोनॉमी के लिए। ठीक है, चलिए अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि FDI में जो निवेश है सिंगल ब्रांड का और मल्टी ब्रांड का, उसकी सीमा क्या है और उसकी सीमा किस दायरे में तय की गई है, कितनी तय की गई है, क्या है। जिससे आप जाके देखते हैं कि पूमा का एक जो है रिटेल का दुकान होता है, उसमें केवल पूमा की चीज़ें बिकती हैं। एडिडास वाले में एडिडास की चीज़ें बिकती हैं। लेकिन कुछ मॉल आपको दिखते हैं जिसमें सब एक साथ में बिकते हैं। तो उनकी अलग अलग जो है परमिशन है, और वो क्या है इसको समझाएंगे अगली क्लास में। तो अपना ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज करते रहिए, हाथ, काढ़ा वगैरह पीते रहिए। आप तो भारत के लोग हैं, भारत आयुर्वेद का जनक रहा है, हमने दुनिया को आयुर्वेद सिखाया है, तो उसी का फ़ायदा उठाते हैं और इस कोरोना की जंग को जरूर जीतेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।